हेलो बच्चों, आप लोगों का 10th क्लास की विज्ञान विषय में स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों चैप्टर 8 कार्बन एवं उसके यौगिक। और इनमें पढ़ रहे हैं हम नामकरण की पद्धतियाँ। और नामकरण की पद्धतियों में बच्चों आपको रूढ़ पद्धति के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में, और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ व्युत्पन्न पद्धति। तो बच्चों ध्यान रखना, रूढ़ पद्धति तो किस आधार पर थी? तत्व यौगिकों के प्राप्ति स्थान और गुणों के आधार पर थी। उसके आधार पर उसका नाम दिया गया था तत्व यौगिक का। और व्युत्पन्न पद्धति में जो यौगिक का नाम दिया जाता है, यौगिक का जो नामकरण किया जाता है, वो यौगिक के सरल गुणों के आधार पर दिया जाता है। सरल यौगिकों का कोई, जैसे कोई यौगिक है, उसका कोई सरल यौगिक है और उस सरल यौगिक के आधार पर उस जटिल यौगिक का नाम दे देना, इस तरह से व्युत्पन्न पद्धति में किया जाता है। तो देखो बच्चों, व्युत्पन्न पद्धति और रूढ़ पद्धति के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि नामकरण के क्षेत्र में अगर इन दोनों पद्धतियों को हम पढ़ते हैं तो ये एक इतिहास मात्र है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना आधार के हम एकदम ऊपर नहीं पहुंच सकते। तो हमको पता लगना चाहिए कि सबसे पहले नामकरण का काम कहाँ से शुरू हुआ था। तो इसलिए आपको रूढ़ पद्धति पढ़ाई, आज हम पढ़ा रहे हैं व्युत्पन्न पद्धति। तो चेक करते हैं इसको, ठीक है ना। व्युत्पन्न पद्धति, तो देखो बेटा, इस पद्धति में जो यौगिकों का नामकरण किया जाता है उनके सरल यौगिकों के व्युत्पन्न मानकर करते हैं। इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण उनके नामकरण उनके सरल यौगिकों का व्युत्पन्न मानकर करते हैं। सरल यौगिकों का व्युत्पन्न मानकर करते हैं। तो देखो बेटा, कैसे करेंगे हम व्युत्पन्न मानकर, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक किनारे पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कुछ समूह आएंगे बच्चों आपके लिए। देखो, बंध CH3 ये समूह है, और इस समूह का नाम है बच्चों मैथिल। इसको क्या बोलोगे बच्चों? मैथिल। बंध CH2CH3, इस समूह को बोलोगे बच्चों आप एथिल। बंध CH2CH3, इसका नाम बोलोगे बच्चों आप प्रोपेन। समझ में आ गई बात? ये कुछ समूह हैं जो हमको याद रखने हैं। अगर CH3 अकेला आता है तो कोई दिक्कत ना है। अगर किसी यौगिक में 2 CH3 आ गए, यदि समान समूह की संख्या 2 है, 2 या 3 है, तो नामकरण में डाई, 2 के काजे तो डाई और 3 के काजे ट्राई शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये कुछ मुख्य बातें हैं, और इन मुख्य बातों को हमको याद रखना है। ये हर एक पद्धति में काम आती हैं, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर उदाहरण लेता हूँ। अब देखो बेटा, यहाँ ले रहा हूँ मैं सरल यौगिक, ठीक है, सारणी बनाऊंगा एक।
और इस सरल यौगिक के व्युत्पन्न यहाँ पे लूँगा मैं, यौगिक के व्युत्पन्न, ठीक है। और लास्ट में मैं इनका क्या नाम लिखूँगा, नाम। यहाँ पर लिखेंगे हम व्युत्पन्न का नाम, ठीक भाई। ये सारणी बन गई, ध्यान देना। इस तरह से बना लेते हैं, इसको नाम आ जाएगा। नाम बड़े बड़े हैं, हमारे ज़्यादा बड़ो खानों ले लेंगे। तो देखो सबसे पहले हमारे पास जो सरल यौगिक है वो है बच्चों CH4। क्या बोले यहाँ तो बताओ, मैथेन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, मैथेन, ठीक है ना। अब देखो सरल यौगिक का व्युत्पन्न बनाना है आपको, इसका कोई व्युत्पन्न बनाना है हमको। तो देखो ये व्युत्पन्न का मैंने सूत्र ले लिया, ये सरल यौगिक का व्युत्पन्न है, ठीक है ना। सरल यौगिक मैथेन है और ये आपको व्युत्पन्न बन गया। व्युत्पन्न का मतलब मैथेन को कोई नया यौगिक ले लियो हमने। अब इसका नाम बताना है हमको व्युत्पन्न पद्धति के अनुसार। तो देखो व्युत्पन्न पद्धति के अनुसार इसका नाम आप किस तरह से लेंगे, इतको आ जाओ। बंद CH3 चेक करो, लग रहे हैं ना 3 रोक, 3 CH3 लग रहे हैं। CH3 को नाम का है मैथिल। अगर 3 समान समूह लगे हुए हैं तो का शब्द का उपयोग करेंगे, ट्राइको। काय को उपयोग करेंगे, ट्राइको। तो पहले तो तुम समूह के नाम लिखेंगे, पीछे यौगिक के नाम लिखेंगे। तो समूह कौन से है, 1 2 3, ये समूह है, ठीक है ना। तो पहले समूह के नाम लिखो। तो कितने समूह हैं, 3, इसलिए क्या लिख दूं मैं यहाँ, ट्राई। समूह को नाम का है बेटा मैथिल, समूह को नाम का है मैथिल। और CH यानी कि अकेला कार्बन वाला जो यौगिक है इसको क्या बोलोगे आप, मैथेन। भाई यहाँ कार्बन परमाणु की 4 संयुक्ताएं, चारों संयुक्ता हाइड्रोजन से संतुष्ट हैं। और यहाँ पे कार्बन परमाणु की 4 संयुक्ताएं में तो 3 संयोजकताएं हैं, तो ये समूह संतुष्ट कर रहे हैं। और 1/4 हाइड्रोजन थे, तो 1 कार्बन वालो यौगिक मैथेन ही तो बनेगा, है ना। चलो दूसरों ले हम। सरल यौगिक का नाम है CH3OH और इसको बोलते हैं बच्चों हम कार्बिनोल। क्या बोलेंगे इसको, कार्बिनोल। इस यौगिक को CH3OH को। अब इसका व्युत्पन्न बनाते हैं। इसका व्युत्पन्न ले रहा हूं मैं CH3CH2OH, ठीक है। देखो यहाँ CH3OH है, एक हाइड्रोजन हटा दियो और बाकी जगह पे ये समूह जोड़ दियो हमने, इसलिए आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। तो अब यह यौगिक को नाम बताना है। तो देखो ये तो कार्बिनोल है, गो CH2OH। भाई CH2OH या में तो देख लो चेक करके, ये तो कार्बिनोल है गो। और एक समूह ई लग रहा है मैथिल, तो क्या नाम बनेगा, पहले समूह को नाम लिखेंगे मैथिल कार्बिनोल। नाम का बनेगा भैया मैथिल कार्बिनोल, ठीक है ना। चलो अगला उदाहरण लें। अगला उदाहरण लेते हैं हम, सूत्र लिख रहा हूं मैं कार्बिनोल को ही। देखो ये तो कार्बिनोल लिख दियो मैंने, इधर लगा दिया मैंने एक समूह। चेक कर लीजिए, ध्यान से सुनते जाओ। ये तो CH-OH कार्बिनोल है, एक समूह तो इसको लगा लियो, एक समूह लगा दियो यहाँ, और एक समूह लगा रहा हूँ मैं या जगह पे। चेक कर लियो तेज समझ में आ रहा है तो, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाओ, 3 कार्बन वाला प्रोपेल है ना। तो देखो प्रोपेल को एक यौगिक और बने जाते बोले हम आइसोप्रोपेल। समूह को नाम कहा जाएगा
आइसोप्रोपिल, और आइसोप्रोपिल बोलेंगे हम बच्चों इसको, ठीक है ना। ये बंद खाली रहेगा इसका। 4 संयुजकता है, एक तो हाइड्रोजन में है गई, एक ई है गई, एक ई है गई और एक ई है गई, 4 है गई। ये जो खाली संयुजकता है ये कहूँ ही जाके जुड़ सके, तो या तो क्या बोले हम आइसोप्रोपिल, या सूदो करके लिखे तो कैसे लिखेंगे, देखो CH3 और इतको लग जाएगा CH3, यही कार्बन तो जुड़ रहे हैं दोनों CH3 सॉरी, समझ में आ रही है बात, इसी से तो जुड़ रहे हैं दोनों, और ई बंद खाली है, या तो बोल देंगे हम आइसोप्रोपिल। तो बेटा या को नाम लिखना है तुमने, तो देखो एक समूह तो ये लग रहा हूँ, एक समूह ये लग रहा हूँ, एक समूह ये लग रहा हूँ, और ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, कार्बिनॉल। कार्बन के संग OH जुड़ रहा हो तो वो कार्बन जाओ कार्बिनॉल। पर लिखाऊँ चलो CH3 मेथिल समूह, CH2 CH3 एथिल समूह, और ये वाला समूह आइसोप्रोपिल समूह, ठीक है ना। तो क्रम तो लिख दो बेटा इनने, मेथिल एथिल आइसोप्रोपिल, कैसे लिखेंगे, मेथिल एथिल आइसोप्रोपिल, और मुख्य यौगिक कौन सा है, कार्बिनॉल, कार्बिनॉल। ये बन गो तैयार यौगिक का नाम, व्युत्पन्न यौगिक है ना, ई व्युत्पन्न यौगिक है, और इसका व्युत्पन्न नाम आ गया मेथिल एथिल आइसोप्रोपिल। चेक कर लो सूत्र में, ये तो कार्बिनॉल है जो मैंने घेरा में बंद कर रखे हो डॉट लाइन के, ये मेथिल समूह, ये एथिल समूह और ये आइसोप्रोपिल समूह। तो क्रम से लिख दो, पहले छोटा उसके बड़ा फिर उससे बड़ा, ठीक है ना। तो मेथिल एथिल आइसोप्रोपिल कार्बिनॉल यौगिक का नाम हो गया। क्लियर भैया। अब देखो एक और ले रहा हूँ मैं यहाँ पे बच्चों, CH3COOH, खूब पता याद का के हम एसिटिक अम्ल, क्या बोलेंगे भैया थे, एसिटिक अम्ल। या को व्युत्पन्न यौगिक बना दें एक, तो देखो मैं यहाँ को व्युत्पन्न यौगिक बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए, चेक करो का नाम बने वो, चेक करो, देखो कौन सा समूह लग रहा है, ई समूह है, चेक करो यह है, इस समूह को चेक करिए कौन सा है, ये आइसोप्रोपिल समूह। कौन सा समूह है बच्चों, आइसोप्रोपिल। और CH2COOH कौन सा है, एसिटिक अम्ल। जो मत सोचना कि यहाँ पर तो CH3COOH है, अरे से किसी का आप बंद बनाओगे तो एक हाइड्रोजन को तो हटाना ही पड़ेगा ना, एक हाइड्रोजन हट गया और ये बंद बन गया। अगर हाइड्रोजन यहाँ एक और लगे हों तो यह की संयोजकता 5 है जाती, जो संभव ना है, 5 संयोजकता कार्बन की होती नहीं। आपको हर संभव प्रयास करना है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 से कम या ज़्यादा नहीं रह जाए किसी भी परिस्थिति में, कोई भी यौगिक हो भले। तो इसका नाम क्या बनेगा बताओ, ये तो कहेगो आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल, और ये क्या हो गया, एसिटिक अम्ल, आइसोप्रोपिल एसिटिक अम्ल व्युत्पन्न का नाम बन गया। तो ये आपको 4-5 उदाहरण मैंने यहाँ दिए हैं बेटा, और इन 4-5 उदाहरण में आप गौर से देखो, चेक करो, और ये व्युत्पन्न पद्धति आपकी पूरी हो जाती है इस जगह पे, व्युत्पन्न पद्धति इस जगह पर समाप्त। इतने एग्जाम्पल हैं आपके लिए बस, ठीक है ना। तो अगली पद्धति के बारे में बात करें हम। अगली पद्धति है IUPAC, IUPAC पद्धति।
ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी पद्धति के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस पद्धति को बड़े ध्यान से समझना है। तो बच्चों मैं पहले तो IUPAC का पूरा नाम लिख देता हूँ, आप लोग शायद पिछली कक्षाओं के हिसाब से जानते भी होंगे। पूरा नाम है इसका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। हिंदी में लिख रहा हूं मैं अपना, अंतर्राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त विशुद्ध रसायन संघ, अनुप्रयुक्त एवं लिख दो, अंतर्राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त एवं विशुद्ध रसायन संघ। चाहे थोड़ा सा भले ही आप विशुद्ध शब्द पहले ले लो, अनुप्रयुक्त पीछे ले दो, कोई दिक्कत ना है, कैसे नोट कर सकें। तो बेटा IUPAC के अनुसार हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके लिए IUPAC ने कुछ नियम दिए हैं। उन नियमों को चेक कर लेते हैं हम। IUPAC के अनुसार नामकरण के नियम, ठीक है। पहला नियम कह रहा है इसका, पहला नियम इसका क्या कहता है, किसी हाइड्रो कार्बन यौगिक में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर उसका पूर्व लग्न लिखते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे बेटा, तुम कोई भी कार्बनिक यौगिक है उसमें जितने भी कार्बन परमाणु हैं उनकी संख्या के आधार पर पूर्व लग्न लिखेंगे। तो देखो पूर्व लग्न कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं पूर्व लग्न में, कार्बन परमाणु की संख्या, और इसको लिख रहा हूँ मैं पूर्व लग्न। तो देखो अगर कोई यौगिक में एक कार्बन है तो उसका पूर्व लग्न हो जाएगा मैथ। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो एथ, कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, कार्बन 6 हैं तो हेक्स, कार्बन 7 हैं तो हेप्ट, 8 हैं तो ऑक्ट, 8 के लिए क्या लिखोगे ऑक्ट, और कार्बन 9 हैं तो नॉन, और कार्बन 10 हैं तो डैक। इससे बड़ा यौगिक आपको आएगा नहीं, ठीक है ना। पेन 10 तक मोस्टली आते हैं हमारे लिए। तो अगर कोई भी यौगिक है उसमें कार्बन परमाणु की संख्या गिन लेंगे
और कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर बा को का लगा देंगे हम पूर्व लग्न। पहला नियम है वो। दूसरा नियम क्या कह रहा है? दूसरा नियम कहता है कि कोई भी जो हाइड्रोकार्बन अणु है, हाइड्रोकार्बन अणु में कार्बन परमाणु के मध्य उपस्थित बंध के आधार पर अनुलग्न लगाते हैं। क्या लगाएंगे बच्चों? अनुलग्न। अब देखो अनुलग्न देख लो, बंध और अनुलग्न, ठीक है। अगर एकल बंध लग रहा है, एकल बंध ऐसे ही तो लगेगा, तो अनुलग्न लगाएंगे बेटा तुम एन। और अगर उसमें लग रहा है कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध, और द्विबंध कैसे लगेगा? इस तरह से कार्बन परमाणु की संयोजकता को 4 को ध्यान रखिए, और बाकी काज का लगाएंगे आप इन। और अगर कार्बन परमाणु के मध्य लग रहा है त्रिबंध इस तरह से, तो उसके लिए लगाएंगे आप आयन, ठीक है। रूल नंबर 3, तीसरा नियम क्या कहता है? पूर्व लग्न और अनुलग्न को जोड़कर हाइड्रोकार्बन यौगिक का नाम लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? देखो, जो भी पूर्व लग्न तुम्हारे का जाए हो बाय लिखो, प्लस जो भी अनुलग्न आए उसके लिखिए, और दोनों ने जोड़ के हाइड्रोकार्बन को नाम बन जाएगा, और आपका ये हो गया नामकरण पूरा। तो देखो, बहुत ही सरल नियम हमने बना के आपके सामने लिख दिए, और पूर्व लग्न जितने को लग सकेंगे आपके लिए, आपकी क्लास में, आपके सिलेबस के अनुसार, वो सब के सब पूर्व लग्न, सब के सब अनुलग्न हमने यहाँ पर नोट कर दिए, और बिल्कुल आसान कर दिया है आपके लिए। आप बिल्कुल आसानी से ये पकड़ लोगे कि जो भी यौगिक मैं आपको दूंगा उसमें कितने कार्बन हैं, और उसमें कार्बन परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध उपस्थित है, एकल बंध है, द्विबंध है कि त्रिबंध है, ठीक है। और जब आप पूर्व लग्न और अनुलग्न को ढूंढ लोगे तो दोनों ने जोड़ के उसका नाम भी लिख दोगे। नाम भी लिख दोगे ना, आराम से लिख जाएगा बेटा नाम। पूर्व लग्न और अनुलग्न जब हमको मिल जाएंगे तो हम हाइड्रोकार्बन यौगिक का नाम भी तो आसानी से लिख सकते हैं। लिख देंगे ना बच्चों? तो बेटा ये हो गए आपके पास IUPAC पद्धति के अनुसार नामकरण के नियम। तो बच्चों आपको ये नामकरण के नियम, पूर्व लग्न और अनुलग्न, ये दोनों चीज़ें जब आपको याद हो जाएंगी तो आप आसानी से किसी भी हाइड्रोकार्बन यौगिक का नामकरण कर पाओगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई भी हाइड्रोकार्बन यौगिक का नाम नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आज आपको ये सिर्फ लर्न करने हैं, और अगले वीडियो में मैं आपको यौगिकों का किस तरह से नामकरण किया जाएगा उस पूरी विधि को आपको समझाएंगे, ठीक है ना। तो बच्चों आपको रूढ़ पद्धति को भी ठीक से पढ़ना है
उसके यौगिकों को देखना है, क्योंकि कई बार छोटे छोटे प्रश्नों में ये पूछ लिया जाता है मार्स गैस किसको कहते हैं। ठीक है ना, तो पता होना चाहिए ना कि मार्स गैस मेथेन गैस होती है जो दलदली आवास क्षेत्र से पाई जाती है। इसी प्रकार से व्युत्पन्न पद्धति में भी हमको कुछ समूह बताए थे और वो समूह आपको IUPAC में भी काम आने वाले हैं, तो वो समूह हमको याद करने चाहिए और IUPAC पद्धति के ये नियम हमको याद करने चाहिए, तब जाकर हम किसी भी हाइड्रोकार्बन यौगिक का नाम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC। और बच्चों आपको नाम लिखना बहुत ही आसान तरीके से सिखाया जाएगा, आप सिर्फ इनको एक बार याद कर लो। ठीक है बच्चों, ओके।